Hello guys, today we are going to discuss the previous year question paper of एम्स BSc नर्सिंग स्टाफ नर्स ग्रेड 2 एग्ज़ाम, ठीक है, जिसको ग्रेड बी कहते हैं। ठीक, तो एम्स 2021 का ये अनसॉल्व पेपर है। CBT पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन अ चाइल्ड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस इज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, किसमें? सबसे पहले कोलाइटिस मतलब कि कोलॉन होता है। ठीक, कोलॉन किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? अल्सरेटिव मतलब कि अल्सरेशन, अल्सरेशन मतलब कि वहाँ पे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, और स्वेलिंग होती है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है? जो इनर लाइनिंग होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलॉन का और रेक्टम का, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक, उसको कहते हैं हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है प्रोफ्यूज डायरिया। ठीक है, यानी कि डायरिया होता है। ठीक, सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। ठीक है, देखो क्रैम्प्स कभी कभी किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता। ठीक, एनल फिसर, ये तो एनल मतलब कि एनल के पार्ट में फिसर हो जाता है। ठीक, फिसर ये तो तुम्हारा पाइल्स का कंडीशन है। एक एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है कि पेशेंट को डायरिया ज़रूर होगा अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सीमेन इन मैन इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़े थे द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया। ठीक, हम लोग जो एनसीईआरटी में पढ़े हैं वो एजोस्पर्मिया पढ़े हैं, लेकिन वो सीमन के लिए नहीं, स्पर्म के लिए पढ़े हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? एजोस्पर्मिया। लेकिन स्पर्म और सीमन दोनों चीज़ डिफरेंस होता है। ठीक, क्योंकि सीमन बड़ा टर्म है, यानी कि सीमन के अंडर स्पर्म आता है। तो सीमन क्या होता है? स्पर्म प्लस फ्लूइड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं सबके फ्लूइड्स, उसको क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। ठीक, तो सीमन का क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग को दो टर्म समझना होगा। एक होता है ए स्पर्मिया, ठीक है, और एक होता है एजोस्पर्मिया। ठीक, तो देखो एजो मतलब जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी मतलब कि एनिमल्स। तो मूवमेंट किस में होता है? स्पर्म में होता है क्या सीमन में? जनरली जो हमारा मूवमेंट होता है वो स्पर्म में ही पाया जाता है। ठीक, क्योंकि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ऐसे होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम होता है, ये हमारा बॉडी पार्ट होता है और ये टेल होता है। ठीक, तो ये मूव करता है ऐसे। ठीक, तो जो स्पर्म होता है, तो जो जूलॉजी पार्ट होता है उसको अगर वो एब्सेंट हो तो उसको कहते हैं एजोस्पर्मिया, लेकिन अगर पूरा सीमन ही एब्सेंट हो तो उसको कहते हैं एस्पर्मिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एस्पर्मिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा इन वेबर्स टेस्ट लेटराइजेशन ऑफ साउंड टू द डिजीज ईयर इंडिकेट्स। ठीक है, तो वेबर्स टेस्ट में जो लेटराइजेशन ऑफ साउंड होता है, ठीक है, टू द डिजीज ईयर इंडिकेट्स। तो वेबर टेस्ट किस लिए होगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब हियरिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जो टेस्ट किया जाता है उसको वेबर्स टेस्ट कहते हैं। ठीक, तो एक पहला ऑप्शन है कंडक्टिव डेफनेस, उसके होता है सेंसोरी न्यूरल डेफनेस। ठीक है, टिम्पैनिक डेफनेस, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंसोरी न्यूरल डेफनेस एंड कंडक्टिव डेफनेस। ठीक है, तो जो हमारा वेबर्स टेस्ट होता है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टिव डेफनेस क्या होता है। ठीक, तो जो हमारा कंडक्टिव डेफनेस होता है वो क्या होता है? आउटर और मिडिल ईयर तक ही जब हमारा साउंड जो पहुंच पाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंडक्टिव डेफनेस। ठीक है, यानी कि लॉस हैपन्स व्हेन साउंड कैन नॉट गेट थ्रू द आउटर एंड मिडिल ईयर। ठीक है, तो आउटर और मिडिल ईयर में जब दिक्कत होती है तो उसको कंडक्टिव डेफनेस कहते हैं। उसके बाद सेंसोरी न्यूरल डेफनेस। ठीक है, सेंसरी न्यूरल यानी कि अंदर तक पहुंच जा रहा है। तो इसमें क्या होता है? जब इनर ईयर में कोई भी डैमेज होता है, ठीक है, या फिर नर्व डैमेज होता है, ठीक, तो जो हमारा साउंड का सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरल डेफनेस। ठीक है, टिम्पैनिक डेफनेस यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो ईयर ड्रम होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंसरी न्यूरल कंडक्टिव डेफनेस। ठीक, तो ये लेटराइजेशन, लेटर मतलब बाहर साइड, आउटर साइड, तो इसका आंसर होगा कंडक्टिव डेफनेस। ठीक है, उसके बाद विच आर्टरीज कॉमन अफेक्टेड ड्यूरिंग द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, तो MI होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है? कौन सी आर्टरी पूछा है कि अफेक्टेड होता है। ठीक, तो रीनल मतलब किडनी, तो ये तो किडनी वाला डिजीज़ नहीं होता। सिलियाक आर्टरी मतलब कि जो आर्टरी एब्डोमेन में ले जाके खुलती है। ठीक है, और थोरेसिक के नीचे जो लास्ट थोरेसिक होता है उसमें खुलती है एब्डोमेन रीजन में, उसको सिलियाक आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट के अराउंड जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसको कोरोनरी आर्टरी कहती है। हिपैटिक मतलब लीवर को जो सप्लाई करती है उसको हिपैटिक आर्टरी कहते हैं। तो MI मायोकार्डियल मतलब कार्डियन मतलब कि हार्ट हुआ ही, तो उसको क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा? कोरोनरी आर्टरी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द मेन साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, तो इसमें लिखा है ट्यूबरक्लोसिस का मेन साइन क्या है। ठीक, पहला ऑप्शन है कफिंग मोर देन वीक, कफिंग ओकेजनली, कफिंग ओनली एट नाइट, माइल्ड।
कफिंग, ठीक। तो देखो टीबी तो ऐसे होता नहीं है, कफ तो नॉर्मली सबको आता है। तो अगर हम लोग जनरली देखते हैं माइल्ड कफिंग, तो अगर बहुत ही हल्की फुल्की सी खांसी है तो उसको हम लोग टीबी नहीं समझेंगे, ठीक। कफिंग ओकेजनली, ठीक, कभी कभी खांसी आ जाती है, ठीक है, और अक्सर कभी कभी आ जाती है, तो ओकेजनली, जैसे कि ओकेजन किसी ठीक। उसके बाद कफिंग ओनली एट नाइट, अगर केवल रात में खांसी आ रही है तो एलर्जी भी हो सकता है। कफिंग मोर देन वीक, तो अगर लगातार आपको हफ्तों से ज़्यादा अगर आपको खांसी है तो उसका क्या होगा, उसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम्स समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद द गोल ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद COPD, ठीक है, ठीक है। तो COPD का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ठीक है। तो COPD में क्या होता है, क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक। तो उसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट इन द वेंटिलेशन, ठीक। उसके बाद इंक्रीज इन द ब्रोंकियल सिक्रीशंस, उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन द जनरल हेल्थ, ऑल ऑफ दिस, ठीक। तो जनरली अगर हम लोग कहीं ऑल ऑफ दिस ऑप्शन पाते हैं तो जनरली हम लोग टिक कर सकते हैं ऑल ऑफ दिस, ठीक। क्योंकि देखो वेंटिलेशन भी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक, उससे भी आपको क्लिनिकल मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगा, ठीक। ब्रोंकियल सिक्रीशन, अगर ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, सिक्रीशन बढ़ाने के आपकी ब्रोंकाइज होती है साफ़ हो जाएगी, ठीक है। जनरल हेल्थ, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, उसके बाद ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। लीवर एब्सेस मेनली ओकर्स इन, ठीक है। तो लीवर का एब्सेस मेनली ओकर्स इन, तो जो लीवर का एब्सेस होता है, ठीक है, वो जनरली कहाँ पे होता है, ठीक। तो सबसे पहला ऑप्शन है राइट लोब ऑफ द लीवर, ठीक। दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस, और चौथा है नन ऑफ दिस, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लीवर एब्सेस होता क्या है। तो लीवर एब्सेस क्या होता है कि जब लीवर में पस फिल हो जाता है, पस यानी कि वाइट कलर का जो पस होता है, जिसको हिंदी में मवास कहते हैं, वो फिल हो जाता है, उसको लीवर एब्सेस कहते हैं, ठीक। तो लीवर एब्सेस होता कब है, तो जो हमारा राइट लोब ऑफ द लीवर होता है, ठीक। लीवर का डायग्राम जनरली जो हमारा ऐसे है, मान लो लीवर, ठीक, और ये हमारा समझ लो राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो जो हमारा राइट साइड होता है लीवर का, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है राइट साइड में, ठीक है। इसीलिए जो लीवर एब्सेस के चांस होते हैं वो राइट साइड में ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। तो आंसर हमारा क्या होगा, राइट लोब ऑफ द लीवर, ठीक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी इज एप्लीकेबल, ठीक। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की थेरेपी किस कंडीशन में एप्लीकेबल होती है, ठीक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव, ठीक है। ये हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा होता है, तो देखो ब्रोंकियल अस्थमा में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रहता है, ठीक है। देखिए किसी को अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाते हैं। क्रोनिक इनसफिशिएंसी, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है, इसमें भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं, इम्यूनिटी को वीक करते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिंग ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक। तो देखो अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा सा वीक करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे का ऑर्गन है, अगर हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा एक्टिव हुई तो उसको बाहर का मटेरियल समझ पे उस पर अटैक कर देगी और उसको डैमेज कर देगी, ठीक है। इसलिए ग्राफ्ट हमारा सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग नहीं होगा, ठीक है। और ऑल ऑफ दिस, तो इसमें आंसर क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ऑल ऑफ दिस, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं द मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस, ठीक। तो डायबिटीज़ मिलेटस का सबसे यूजफुल टेस्ट कौन सा होता है, ठीक। तो डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्लड में हमारे ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, डायबिटीज़ मिलेटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो जो हमारा डायबिटीज़ मिलेटस में सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है टेस्ट होता है वो हमारा होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको कहते हैं GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और डायबिटीज़ इंसिपिडस यानी कि बहुत ज़्यादा ही यूरिनेशन होता है, तो यूरिन में हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को चेक करते हैं। तो सबसे बढ़िया मोस्ट यूजफुल डायग्नोसिस टेस्ट हमारा डायबिटीज़ मिलेटस में क्या होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द पेशेंट विद सेरेब्रल थ्रोम्बियासिस इज शेड्यूल फॉर सेरेब्रल एंजियोग्राफी, ठीक है। एक पेशेंट है जिसके पास सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस है और उसकी एंजियोग्राफी की गई है। उसके बाद द नर्सिंग केयर अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट है, क्या है, ठीक। तो कौन सा नर्सिंग केयर इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ेंगे,
ठीक। तो सबसे पहले इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट अ वार्म फ्लशेस फीलिंग एंड सॉल्ट टेस्टी में होकर, अवॉइड अप्लाइंग अ प्रेशर ड्रेसिंग ओवर द साइट ऑफ पंक्चर, कीप द एक्सट्रीमिटी यूज्ड एज पंक्चर साइड, फ्लेक्स टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी होता क्या है। ठीक है। एंजियोग्राफी मतलब, ठीक है, तो जब हमारे जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, उसमें जब ब्लड क्लॉट हो जाता है ब्रेन के वेनस साइनस में, तब जो कंडीशन डेवलप होता है उसको कहते हैं सेरेब्रल थ्रोम्बियोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? सेरेब्रल थ्रोम्बियोसिस। ठीक है, ब्लड क्लॉट इन द ब्रेन ऑफ द वेनस साइनस। ठीक है, ब्रेन के वेनस साइनस में जब ब्लड क्लॉट हो जाता है उसको कहते हैं सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बियोसिस, CVST। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन जो नर्सिंग केयर होता है उसमें क्या करना चाहिए कि इन्फॉर्म द क्लाइंट डेट अ वार्म फ्लश फीलिंग एंड सॉल्टी टेस्ट में होकर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब एंजियोग्राफी करते हैं तो पेशेंट को वार्न करना चाहिए, ठीक है, कि सॉल्ट टेस्टी में होकर। ठीक है, व्हाट डज द मेल इंटरसेक्स मीन्स। ठीक है, तो मेल इंटरसेक्स मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया विद मेल गोनेट्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया विद फीमेल गोनेट्स। ठीक है, उसके बाद अ मैन हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अनदर मैन, अ मैन हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अनदर मैन। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर दिया है मेल, ठीक है, तो उसमें हम लोग याद करेंगे कि जो गोनैड्स होता है वो मेल का होना चाहिए। ठीक है, जो गोनैड्स होता है वो मेल का ही होना चाहिए। अगर फीमेल इंटरसेक्स होता तो जो गोनैड्स होता वो फीमेल का होता। इसी से हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है, मेल का गोनैड्स होता है, ठीक, लेकिन इंटर मतलब कि दोनों के बीच का, यानी कि मेल और फीमेल दोनों, तो मेल गोनैड्स तो होता ही है, लेकिन जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती है वो फीमेल का होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। ठीक, उसके बाद व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस का मेन रीज़न क्या होता है। ठीक, तो एंजाइना पेक्टोरिस किसका डिजीज़ है, हमारे हार्ट का डिजीज़ है। ठीक, एंजाइना पेक्टोरिस में होता क्या है, ठीक, एंजाइना मतलब होता है पेन। ठीक है, और ठीक है, तो जो हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो होता है वो इनसफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पेन होता है हल्का सा, इसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है नहीं, ये गैस्ट्रिक डिजीज़ है नहीं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है नहीं, कार्डियक डिजीज़, कार्डियक मतलब हार्ट। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, व्हाट डज सिस्टोसील मीन्स। ठीक है, तो सिस्टोसील का मतलब क्या होता है। ठीक, तो सिस्ट मतलब थैला होता है। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर स्लोइंग, उसके बाद ब्लैडर इन्फेक्शन एंड हैविंग ब्लैडर एट्रोफी। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सिस्टोसील का मतलब क्या होता है। तो जो हमारा स्लगिंग प्रोसेस होता है, स्लगिंग प्रोसेस, ठीक, उसमें क्या होता है, स्लगिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा थिक प्लेग होता है सेल का, ठीक है, जो ब्लैडर के इंटरनल सरफेस पे होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है उसको, ब्लैडर को। ठीक है, यूरिन में जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं या फिर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये ब्लैडर है, इसका जो इंटरनल सरफेस होता है, ठीक, जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक, उसको कहते हैं स्लगिंग प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो जब हमारा बैक्टीरिया जो हमारे ब्लैडर के सरफेस पे आ जाते हैं तो क्या करते हैं, उस वॉल को शेड कर देते हैं। ठीक है, उसको गिरा देते हैं, क्योंकि तो हमारा नेचुरल इम्यून डिफेंस की वजह से जो हमारा वॉल टिश्यू होता है वो सेट हो जाता है। ठीक, तो आंसर इसमें क्या होगा, ब्लैडर स्लविंग। ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपीज। तो अगर हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, यानी कि स्टेरॉइड है, अगर इसका लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहला है पेप्टिक अल्सर, सेंसिटिविटी टू इन्फेक्शन, कैटरैक्ट एंड ग्लोकोमा एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ठीक, तो देखो हम दवा ले रहे हैं डेली लॉन्ग टर्म यूज़, इसलिए हमारे पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टमक होता है उसमें एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। ठीक, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गई है, इसलिए हम लोग कोई भी इन्फेक्शन के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो जाएंगे। ठीक, तो ये भी आंसर सही है, और कैटरैक्ट और ग्लोकोमा भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उसके बाद कोलीलिथियासिस मीन्स। ठीक, तो कोलीलिथियासिस मतलब होता क्या है। ठीक, तो कोली मतलब होता है गाल ब्लैडर और लिथियासिस मतलब होता है स्टोन। ठीक है, तो कोलीलिथियासिस मतलब गाल ब्लैडर में स्टोन या फिर लिथियासिस यानी कि स्टोन। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लैडर, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन होगा तो इसको आइटिस कहेंगे, यानी कि कोलीसिस्टाइटिस। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लैडर होगा तो उसका आंसर होगा कोलीसिस्टाइटिस। उसके बाद स्टोन इन किडनी, अगर किडनी में स्टोन होगा तो उसको क्या कहेंगे, रीनल कैल्कुलाई कहेंगे या फिर नेफ्राइटिस। ठीक है, नेफ्रोलिथियासिस। अगर इन्फ्लेमेशन किडनी हुआ तो उसको क्या कहेंगे, नेफ्राइटिस। ठीक है,
और स्टोन इन किडनी हो गया तो इसको नेफ्रो मतलब कि नेफ्रॉन यानी कि किडनी, और लिथियासिस मतलब कि स्टोन, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन किडनी यानी कि नेफ्राइटिस, ठीक है। स्टोन इन गाल ब्लैडर कोली लिथियासिस, ठीक है। इन्फेक्शन इन किडनी, ठीक है, इन्फेक्शन इन किडनी, ठीक है, वही इन्फेक्शन इन किडनी को क्या कहेंगे, रीनल या फिर नेफ्राइटिस, ठीक है, तो नेफ्राइटिस कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, कोली लिथियासिस यानी कि स्टोन इन गाल ब्लैडर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, ठीक। विच इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लीवर फंक्शन टेस्ट, तो लीवर फंक्शन देखो हमारा जब लीवर डिसफंक्शन हो जाता है यानी कि नॉर्मल काम नहीं करता है तो LFT कराते हैं हम लोग, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, ठीक। तो सबसे बेस्ट टेस्ट इसमें कौन सा माना गया है लीवर में, ठीक। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया है, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बिलिरुबिन, SGPT, ठीक है, एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। तो जो हमारा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का हम लोग सीरम में टेस्ट करेंगे, उससे हमारा जो लीवर का डिसफंक्शन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोन डिसीज दैट कॉसेज लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो कौन सा ऐसा बोन डिसीज़ है जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि बोन यानी कि कैल्शियम का बना होता है, यानी कि डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है, इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। तो अगर बोन्स है, बोन के अंदर से कैल्शियम निकल गया तो बोन्स में क्या हो जाएगा, पोर हो जाएगा छोटे छोटे, ठीक है, जिसकी वजह से जो बोन होता है वो हमारा वीक हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हल्का सा भी इसमें जर्क पड़ा तो ये टूट सकता है बोन, ठीक है। तो बोन का जो हमारा फ्रैक्चर के चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक। तो इसमें है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, ईमिया मतलब ब्लड और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल, हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया ये भी ग्लूकोज लेवल है ब्लड में ही जो कि कम हो जाता है, हाइपो। एम्फाइसमा ये रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। तो हमारा बोन से रिलेटेड है यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, बोन में पोर्स हो जाना, ठीक। उसके बाद डिस्पेप्सिया, तो डिस्पेप्सिया मतलब क्या होता है, ठीक। तो डिस्पेप्सिया मतलब होता है कि जो हमारा अपर एब्डोमिनल होता है वो डिस्कम्फर्ट उसमें हो जाता है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, सेंसेशन, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है, ठीक है, गैस काफ़ी ज़्यादा बनता है, कभी कभी नोजिया की फीलिंग होती है, ठीक है, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद नोजिया की फीलिंग होती है, ठीक। तो हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड सिक्रेटेड इन द स्टमच, ठीक है, एसिड इज सिक्रेटेड इन एक्सेस इन द स्टमच, नो रिलेशन टू एसिड सिक्रेशन इन द नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड सिक्रेट होगा तो भाई बर्न सेंसेशन का ही होगा, एसिड अगर एक्सेस सिक्रेट होगा तो बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है, डिस्पेप्सिया होगा, ठीक है, पेप्सिया मतलब पेप्सिन, एसिड, एसिड का डिस सिक्रीशन हो जाना, नॉर्मल से अलग हो जाना उसको कहते हैं डिस्पेप्सिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीज़न वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव बिफोर सर्जरी, ठीक है। तो सर्जरी के पहले नेल नर्स को नेल पॉलिश और जो उनके मेकअप होते हैं, लिपस्टिक होता है, तो उसको रिमूव क्यों करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सर्जरी बिकम्स ईजियर, तो इससे क्या होता है, नेल पॉलिश से सर्जरी कौन सा आसान होता है, सर्जरी बिकम्स मोर सक्सेसफुल है, नेल पॉलिश से सक्सेसफुल कहाँ सर्जरी हो जाता है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स टू द पेशेंट्स, ठीक। तो पेशेंट्स तो कभी कभी बेहोश किया जाता है, कोमा में होता है, तब फिर कौन सा उसको साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होता है, साइनोसिस चेक, ठीक है। तो ये चेक किया जाता है, साइनोसिस चेक किया जाता है, ठीक है, सर्जरी के पहले, इसीलिए जो नेल पॉलिश लिपस्टिक होता है वो रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है थेरेपी शुड नॉट बी स्टॉप सडनली बिकॉज, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो स्टेरॉइड का थेरेपी होता है वो हमें सडनली स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सडन डिसकंटिन्यूएशन में रिजल्ट इन द सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, सडन डिसकंटिन्यूएशन में कॉज एलर्जिक रिएक्शन, सडन डिसकंटिन्यूएशन में कॉज सीवियर एड्रेनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, उससे क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर तो होगा नहीं, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से और मेंटल से, एलर्जिक रिएक्शन इससे भी नहीं रिलेशन है, ठीक है। और क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन तो जैसे ही हम एलर्जिक रिएक्शन में तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते ही है ना, तो अगर सडन डिसकंटिन्यूस कर देंगे तो एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड खुद हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है, हम उसको देंगे तो हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सडन डिसकंटिन्यूएशन में कॉज सीवियर एड्रीनल ग्लैंड की जो इनसफिशियंसी होती है, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होता है, ठीक है, तो इनसफिशियंसी हो जाएगा, इसीलिए सडन डिसकंटिन्यूएशन में से सीवियर एड्रिनल इनसफिशियंसी, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि जैसे कि हम लोग बार बार उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काफ़ी लंबे समय तक दे रहे हैं तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा वो सिक्रीट करना बंद कर देगा, क्योंकि तो पूरा हो ही रहा है, ठीक है, बॉडी का डिमांड। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हम लोग सडन स्टॉप करेंगे तैसे ही तुरंत वो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होगा वो पूरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसीलिए इनसफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला, ठीक है।
द नर्स इज केयरिंग फॉर अ मेल क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। द नर्स मॉनिटर्स द क्लाइंट नोइंग दैट द क्लाइंट इज एट द रिस्क फॉर विच द विटामिन डिफिशिएंसी, ठीक है। तो देखो गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, यानी कि क्रॉनिक है, वो भी गैस्टर मतलब कि स्टमक, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो हम लोग देते हैं उसमें कौन सा सिरप देते हैं, म्यूकेन जेल देते हैं, जो कि जिसको क्या कहते हैं, उसमें प्रेजेंट क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, हमारा एंटासिड कहते हैं, ठीक है। यानी कि एंटासिड, एंटा मतलब एंटी मतलब एसिड के सिक्रीशन को रोक देना। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा विटामिन B12 होता है उसके एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग एंटासिड, PPI लेते हैं, ये सब लेते हैं, तो हमें साथ में विटामिन B12 का सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। और विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे अनीमिया डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेनाउड्स डिजीज़ किसको कहते हैं, तो रेनाउड्स डिजीज़ किसको कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नर्व सिस्टम डिजीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़, हार्ट सर्कुलेटरी डिजीज़, रिस्पायरेटरी डिजीज़, ठीक है। तो रेनाउड्स सिंड्रोम या फिर रेनाउड्स डिजीज़ क्या होता है कि हमारी बॉडी का कुछ एरिया होता है वो नम हो जाता है, ठीक है। और नम हो जाता है, उसके बाद ज़्यादा कहीं कहीं ज़्यादा हमें ठंडी लगती है, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशन में हमें ज़्यादा ठंडी सा लगता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, रेनाउड्स डिसीज़, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे स्किन होता है, ठीक, तो स्किन को जो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करते हैं, तो वो जब हमें ठंडी लगता है, ठीक, ठंडी की वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक। तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण वहाँ पे जो रिस्पांस होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वहाँ का जो सेंसेशन होता है, नम्बनेस होता है, वो ख़त्म हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे नम फील होता है, ठीक। तो ये किसकी डिजीज़ है, क्योंकि हमारी आर्टरीज जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, इसलिए ये हार्ट सर्कुलेटरी डिसीज़ है, ठीक है, ना कि नर्वस सिस्टम डिजीज़ है। क्योंकि रीज़न किसकी वजह से हो रहा है, नंबरनेस तो हो रहा है, ठीक, जो हमारा न्यूरॉन्स है उसका नंबरनेस तो हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, सर्कुलेटरी डिसीज़ है, ठीक है, आर्टरीज में कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन दैट इज़ फाउंड इन ब्रीस्ट मिल्क, ठीक है। तो ब्रीस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, तो मम्मी का दूध होता है, ए क्वालिटी का होता है, इसलिए उसमें कौन सा एंटीबॉडीज़ पाया जाता है, IgA, ठीक है। ट्रॉमा कॉज ड्यूरिंग द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड डिसराइथमिया, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में और डिसराइथमिया में कौन सा ट्रॉमा कॉज होता है, ठीक, MI और डिसराइथमिया, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा कार्डियक से ही रिलेटेड है, तो उसमें कौन सा ट्रॉमा कॉज होगा, हाँ, हार्ट से रिलेटेड, यानी कि कार्डियोजेनिक ट्रॉमा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इन ओलिगोयूरिया इज, ठीक है। तो देखो जो नॉर्मल होता है, ठीक है, वो जो नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन होता है वो 800 से 2 लीटर, 800 ml से 2 लीटर पर डे जो होता है, ठीक है, 24 घंटे में 800 ml से 2000 ml या फिर 2 लीटर तक नॉर्मल प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर 400 से अगर कम प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसको कहेंगे ओलिगो यूरिया, ठीक है। ली मतलब होता है लो, ठीक है, लो, यूरिया मतलब यूरिन, यानी कि लो यूरिन, ठीक है, लेस देन 400 ml, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ओलिगो यूरिया। तो आंसर क्या होगा, लेस देन 400 ml, ठीक है। डी ट्यूब ड्रेनेज इज यूज्ड आफ्टर विच सर्जरी, ठीक है। तो जो डी ट्यूब ड्रेनेज होता है वो कौन सी सर्जरी के बाद होता है, ठीक। तो एक होता टी ट्यूब ड्रेनेज, तो टी ट्यूब जब हम लोग सर्जरी करते हैं, कॉलीसिस्टेक्टोमी, ठीक है, कॉलीसिस्टेक्टोमी। देखो तो जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इसमें केवल टर्म से ही सब कुछ रिलेटेड होता है ना। तो देखो एक होता है लोबेक्टोमी, ठीक है, लोबेक्टोमी मतलब क्या होता है, ठीक, ये हम लोग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद जानेंगे बिलरॉथ क्या हो, ठीक। तो जो हमारा लोबेक्टोमी होता है, ये हमारे एक लोब ऑफ लंग्स को काट के निकाल देते हैं, उसको कहते हैं लोबेक्टोमी, ठीक है। उसके बाद होता है बिलरॉथ। तो बिलरॉथ में क्या होता है कि जो हमारा स्टमक का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, जिसको एंट्रम कहते हैं, उसको सर्जरी रिमूव कर देते हैं, उसको कहते हैं बिलरॉथ। ये साइंटिस्ट बिलरॉथ ने पहले किया था, इसलिए बिलरॉथ इसका नाम है। कॉलीसिस्टेक्टोमी, ठीक है। तो टोमी मतलब का मतलब रिमूवल ही होता है, सर्जिकल रिमूवल। कॉलीसिस्टोमी मतलब गाल ब्लैडर का रिमूवल, उसको कॉलीसिस्टोमी कहते हैं। इलियोस्टोमी मतलब इलियम का रिमूवल, ठीक है, इलियोस्टोमी कहते हैं। तो टी ट्यूब ड्रेनेज होता है जब हम गाल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा गाल ब्लैडर का पाइप है, ये हमारा हिपैटिक डक्ट है, ठीक, और ये कॉमन बाइल डक्ट है। तो यहीं पे एक टी जैसा शेप दिखने वाला ट्यूब होता है, वहीं पे यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक। तो कॉलीसिस्टोमी यानी कि जब गाल ब्लैडर का रिमूव करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C, ठीक है। उसके बाद द कॉज ऑफ निमोनिया इन एड्स पेशेंट्स इज, ठीक है। तो एड्स पेशेंट्स में निमोनिया का कॉज क्या होता है, तो नॉर्मल जो
निमोनिया का कॉज होता है, ठीक है, वो क्या बैक्टीरिया कॉज करता है, उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या फिर निमोनोकोकस, ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया। लेकिन एड्स पेशेंट्स में जो बैक्टीरिया कॉज निमोनिया कॉज करता है उसको कहते हैं निमोसिस्टिक कॉर्नाई, ठीक है, निमोसिस्टिक कॉर्नी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, निमोसिस्टिक कॉर्नी। उसका प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, शुगर मतलब ग्लूकोज, यूरिन मतलब यूरिया, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओलिगो मतलब कम यूरिन, हीमेचूरिया हीम मतलब कि ब्लड इन यूरिन, पायूरिया पस इन यूरिन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग सब याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ थैलेसीमिया, ठीक है। तो थैलेसीमिया में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक। तो एक होता है विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, ये तो एंटी कैंसरस ड्रग है, ठीक है। डाइलेटिन, ठीक है, डाइलेटिन भी क्या होता है, डाइलेट का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है डेफरोक्सामिन, ठीक है। तो डेफरोक्सामिन क्या होता है, इसको कहते हैं आयरन बाइंडिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या करता है, हैवी मेटल एंटागोनिस्टिक होता है, ठीक है, आयरन को बाइंड करके वो हैवी मेटल को एंटागनाइज करता है, ठीक है। तो थैलेसीमिया, ठीक है, इसमें ईमिया मतलब ब्लड, ठीक है। तो इसमें कौन सा ड्रग होता है, डेफेरोक्सामाइन, ठीक है, एमीन ड्रग, ठीक है। कैंसर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर को कहते हैं सारकोमा, ठीक है। कार्सिनोमा मतलब कैंसर, ल्यूकेमिया, ठीक है, ईमिया मतलब ब्लड में, मेटास्टेसिस मतलब कि ब्लड का रूप का परिवर्तन, ठीक। तो मेटास्टेसिस मतलब रूप का रूपांतरण, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर होता है उसको सारकोमा कहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का स्पेसिफिक डिसऑर्डर क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, ए होता है, ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, डिक्रीज इन द बोन मास एंड हाइयर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे जैसे मस्कुलो स्केलेटल, ठीक है, मतलब कि बोन, ठीक है। तो मस्कुलो स्केलेटल होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेंटल इलनेस, ठीक। तो कितना परसेंटेज पॉपुलेशन सफ़र करता है सीरियस मेंटल इलनेस, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आजकल के टीनेजर को देखे हैं कि मैक्सिमम ये क्या करते हैं, मेंटल इलनेस से सफ़र करते हैं, ठीक है। तो वो आंसर क्या होगा, कितने परसेंट, 10%, ठीक है। उसके बाद यूफोरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यूफोरिया, ठीक है, देखो फोरिया मतलब फोबिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेडेटिव ड्रग्स हाँ यूफोरिया कॉज करता है। साइकोट्रॉफिक ड्रग ये भी यूफोरिया कॉज करता है। फ्यूमिजेंट, ठीक है, फ्यूमिगेंट सब्सटेंस जो फ्यूम प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि फ्यूमिगेंट सब्सटेंस जैसे कि परफ्यूम होता है वो यूफोरिया कॉज नहीं करता, मादक खुशी कॉज नहीं करता, ठीक है। तो सारे फ्यूमिगेंट सब्सटेंस यूफोरिया नहीं कॉज करते हैं, लेकिन जो सिडेटिव और साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस होते हैं यूफोरिया कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है, अच्छा एक लड़का पूछ रहा था कि थैलेसीमिया मतलब क्या होता है, तो थैलेसीमिया मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन को थैलेसीमिया कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, क्लास में पढ़े थे। व्हाट इज़ द अननेसेसरी एक्सेसिव फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ठीक है। तो फियर मतलब क्या होता है, फियर मतलब होता है फोबिया मतलब कि डर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कई सारे फियर, ठीक। तो सबसे पहले आता है हमारा, तो अगर हमें डॉक्टर से फियर लगता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं आइट्रोफोबिया, ठीक है। डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर से अगर हमें फियर लगता है उसको कहते हैं आइट्रोफोबिया, ठीक। कार्सिनोफोबिया मतलब कि कैंसर से फोबिया लगता है, फियरिंग ऑफ गेटिंग कैंसर, ठीक है। हीमोफोबिया मतलब ब्लड से डर लगता है, ठीक है। उसमें कई सारे अंदर ही आइट्रोफोबिया के अंदर ही मतलब फियर ऑफ डॉक्टर या फिर फियर ऑफ अवॉइडिंग मेडिकल सीकिंग, उसको कहते हैं आइट्रोफोबिया। एक होता है नोजोफोबिया, ठीक है। नोजोफोबिया में क्या होता है कि हमें डर लगता है कि हमें कोई डिजीज़ तो नहीं हो रही है, ठीक है, हो गई है, तो उसको कहते हैं नोजोफोबिया, NOSOFOBIA। एक होता है एक्रोफोबिया, ठीक है। तो अगर हम हाइट पे होते हैं तो उसको कहते हैं एक्रोफोबिया, ठीक है। दूसरा होता है, एक होता है एगोराफोबिया, ठीक है, एगोराफोबिया। तो इसका मतलब होता है अगर हमें किसी जगह पर्टिकुलर जगह से हमें डर लगता है तो उसको कहते हैं एगोराफोबिया, ठीक है। एक होता है एल्गोफोबिया, ठीक है। एल्जिया मतलब कि पेन होता है, यानी कि अगर हमें पेन से, फिजिकल पेन से डर लगता है उसको कहते हैं एल्गोफोबिया। एक होता है जीनोफोबिया, ठीक है। जीनोफोबिया मतलब होता है कि फियर ऑफ सेक्स या फिर सेक्सुअल इंटीमेसी, ठीक है, उसको कहते हैं जीनोफोबिया। तो हमारा फियर ऑफ हाइट
प्लेसेस, उसको क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। ठीक है, उसके बाद ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट देयर इज अ रूल रिगार्डिंग डिस्चार्ज ऑफ द मेंटल पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ द मेंटल पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है, उसमें किस चैप्टर में ये एक्ट दिया है। ठीक है, तो वो है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है इसका। व्हाट डज द जूफोबिया मीन्स। ठीक है, तो जूफोबिया मतलब क्या होता है। ठीक, तभी हम तो एक्रोफोबिया ऐसा पढ़े थे। जूफोबिया मतलब होता है कि फियर ऑफ एनिमल्स, जू मतलब जूलॉजी मतलब कि एनिमल्स, तो उसको कहते हैं जूफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ एनिमल्स उसको कहते हैं जूफोबिया। एक होता है क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक है, तो क्लास्ट्रोफोबिया मतलब कि अगर कोई कमरा है, बंद चीज़ है, अगर उसमें क्लोज चीज़ है, अगर उसमें जैसे बंद रूम है, उसमें फोबिया लग रहा है, तो उसको कहते हैं, कौन सा फोबिया कहते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया, CLAUSTR, क्लास्ट्रोफोबिया। एक होता है कीनोफोबिया। ठीक है, कीनोफोबिया मतलब होता है कि अगर कोई खाली जगह हो, ठीक है, खाली जगह हो, जैसे कि खाली मैदान हो या फिर कोई खाली कमरा हो, ठीक है, उसको कहते हैं कीनोफोबिया। ठीक है, उसमें खाली जगह पे अगर होता है तो उसको कीनोफोबिया कहते हैं। ठीक, एक होता है एक्वाफोबिया, कि अगर हमें पानी से फियर हो रहा है तो उसको एक्वाफोबिया कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्लोज प्लेसेस वाला भी हो गया। ठीक, तो सब कुछ हो गया। तो जूफोबिया मतलब कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन होगा फियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, रिवर्सिबल डिमेंशिया इज सीन इन। ठीक है, तो अगर कोई बीमारी होगी मेंटल इलनेस तो उसमें रिवर्सिबल डिमेंशिया नहीं होगा। ठीक है, तो विल्सन भी डिजीज़ है, और मिक्सोडिमा, एल्जाइमर डिसीज़, हंटिंगटन डिजीज़। तो ये जो विल्सन डिजीज़, एल्जाइमर डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़ है, इसमें रिवर्सिबल डिमेंशिया नहीं शो होता, लेकिन मिक्सोडिमा, ठीक है, इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल डिमेंशिया शो होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। ठीक, कॉमन रिस्क फैक्टर इन द पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, तो जो बंदा बहुत ही सीवियर डिप्रेशन में है तो उसका सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है सुसाइडल टेंडेंसी। ठीक है, रिस्क मतलब डरने वाला फैक्टर। ठीक है, तो उसका क्या होता है, सुसाइडल टेंडेंसी। ठीक है, मेंटल इलनेस दैट कॉजेस बॉडली सिम्टम्स इंक्लूडिंग पेन एंड सिम्टम्स कांट बी ट्रेस्ड बैक टू एनी फिजिकल कॉज। ठीक है, तो भैया किसी किसी को क्या होता है, मेंटली बीमारी होती है, यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, लेकिन अगर डायग्नोसिस करो तो उसका कोई फिजिकल कॉज नहीं होता। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, इसमें लिखा है PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि ट्रॉमा के बाद, ठीक है, रिकवर होने के बाद जो हमें स्ट्रेस होता है उसके डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, PTSD। ठीक है, एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ऑब्सेशन मतलब होता है हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक्सेसिव थॉट। ठीक है, और कंपल्सिव मतलब होता है कि बार बार वही चीज़, वही बिहेवियर हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेसिव थॉट होता है वो लीड करता है रिपीटेटिव बिहेवियर। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। ठीक है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, तो देखो जो जिसको जन्म से दिक्कत होती है, ठीक, जब बार बार जो हाथ धोता है, ठीक है, या फिर सामान को बार बार अरेंज करता है, उसी को कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, यानी कि वही कि पेन हो रहा है लेकिन उसका कोई फिजिकल डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, फिजिकल कॉज नहीं पता पा रहा है, उसको कहते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। ठीक है, इसको होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि, तो इसका डेफिनेशन है कि मेंटल डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व एक्सपीरियंसिंग अ डिसकनेक्टिंग एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन थॉट एंड मेमोरीज सराउंडिंग एक्शन एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो कहते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। ठीक है, मेमोरीज हमारी भी जो होती है वो धुंधली हो जाती है, याद नहीं आता। ठीक, तो जो सोमैटो, इसका आंसर देखेंगे तो ये आंसर क्या होगा, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद इन विच ऑफ द साइजोफीनिया द पेशेंट्स मोटर बिहेवियर इज़ ग्रेटली डिस्टर्ब। तो साइजोफीनिया क्या होता है, साइजोफीनिया में क्या होता है कि ये ऐसा डिसऑर्डर है कि पर्सन अपनी एबिलिटी लॉस कर देता है, थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, और ना वो सही से फील कर पाता है, ना क्लियरली सही से बिहेव कर पाता है। ठीक है, उसको कहते हैं, तो इसका कोई एग्जैक्ट जो रीज़न होता है वो तो पता नहीं होता, लेकिन साइजोफीनिया मतलब होता है कि पर्सन एबिलिटी लॉस टू थिंक। ठीक है, लॉस इट्स एबिलिटी टू थिंक। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, साइजोफीनिया। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा कैटाटोनिक साइजोफेनिया, ठीक है। पेशेंट्स मोटर बिहेवियर इज ग्रेटली डिस्टर्ब, तो जो हमारा मोटर बिहेवियर होता है वो ग्रेटली डिस्टर्ब होता है, उसको कहते हैं कैटाटोनिक। मेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, तो मेनिया का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक। तो मेनिया एक मेंटल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, सेल्फ स्टीम बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाई सेल्फ स्टीम, ठीक है। ऑल द इंटरवेंशन प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन द प्री टर्म बेबीज एक्सेप्ट, प्री टर्म बेबीज़ क्या होते हैं, ठीक। तो नॉर्मली जो हमारा जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड होता है, जितने टाइम बेबी वूम्ब में होता है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है, ठीक, वो 40 वीक होता है, ठीक है, 40 वीक्स। लेकिन अगर 37 वीक के पहले ही अगर प्रेगनेंसी हो जाए, बर्थ हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्री टर्म बर्थ, ठीक है। 37 वीक के पहले ही अगर बर्थ हो जाए तो उसको कहते हैं प्री टर्म बर्थ। तो उसमें हाइपोथर्मिया इन द प्री टर्म बेबीज एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक, सबसे पहले यूजेज ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक वेब, ये तो गलत बात है। यूजिंग डबल लेयर्ड इंक्यूबेटर, ये भी गलत बात है। कीपिंग वूलन कैप्स टू कवर द हेड, भैया बेबी जस्ट बॉर्न हो रहा है तो ये सब क्या करेंगे, ये सब करेंगे। कीप द डिलीवरी रूम टेम्परेचर एट, ये कर सकते हैं, ठीक है, रूम को हम लोग टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस रख सकते हैं, ठीक। सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन ऑकर इन, ठीक, तो सर्फेक्टेंट का इनएक्टिवेशन किस में हो जाता है, ठीक है, कौन से ऐसे डिजीज़ होती है जिसमें सर्फेक्टेंट का इनएक्टिवेशन हो जाता है, ठीक। तो देखो सर्फेक्टेंट जो हमारे रिस्पायरेशन से रिलेटेड होता है, ठीक, तो देखो डायबिटीज़ आंसर काट दो, ट्रांजिशन स्टैकोपीनिया ये भी काट दो, ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेसिया, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, मुझको एस्पायरेशन, ठीक है, सिंड्रोम, ठीक है, म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, ठीक। तो म्यूकोनियम मतलब क्या होता है, ठीक, तो ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे म्यूकोनियम मतलब क्या होता है। तो म्यूकोनियम मतलब होता है सबसे पहला स्टूल, ठीक है, इन्फेंट का, ठीक है, जो कि जब वो यूट्रस में ही रहता है अपना इन्फेंट, तब वो जो खाता पीता है एमनियोटिक फ्लूइड से ही, तो तब वो जो डाइजेस्ट करके जो उसका फर्स्ट स्टूल होता है उसको कहते हैं मीकोनियम, ठीक है। मीकोनियन एस्पिरेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जब न्यू बॉर्न हमारा होता है वो ब्रीथ कर लेता है, ठीक है, म्यूकोनियम और एमनियोटिक फ्लूइड को अंदर लंग्स में जब इनटेक ब्रीथ कर लेता है उसको कहते हैं म्यूकोनियम एस्पिरेटम सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन हो जाता है, ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। उसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका होगा 150 ml, ठीक। उसके बाद तो मैक्रोसोमिया किसको कहते हैं, मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज, सोमिया मतलब बॉडी। बेबी विथ लार्ज टंग गलत, बेबी विथ लार्ज हेड गलत, बॉडी पूरी लार्ज साइज बेबी, ठीक है, पूरी बॉडी लार्ज होगी उसको कहते हैं मैक्रोसोमिया। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड यूजिंग, ठीक है, तो जो एस्टिमेटेड डेट होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो हम लोग सब देखेंगे MC डोनाल्ड्स रूल, ठीक है, MC डोनाल्ड्स रूल्स में क्या पता चलता है कि ये मेजर करता है साइज ऑफ यूट्रस, ठीक है, जो कि फीटल ग्रोथ में यूज़ होता है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान साइज ऑफ यूट्रस को मेजर करता है MC डोनाल्ड्स रूल, ठीक है। दूसरा रूल्स है नेगल्स रूल्स, ठीक है, नेगल्स रूल्स क्या काम करता है, तो नेगल्स रूल में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ड्यू डेट है, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट है पार्चुरेशन का, ठीक, वो हम लोग नेगल्स से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो पार्चुरेशन का एक्सपेक्टेड डेट है यानी कि डिलीवरी का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, नेगल्स रूल से। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। उसके बाद रूल ऑफ 9 क्या होता है, तो रूल ऑफ 9 में होता है, अब ये जो अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है नेगल्स रूल में क्या होता है कि अगर पूछा लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी किससे डिनोट करते हैं तो वो भी देना तुम नेगल्स रूल से, ठीक है। रूल ऑफ 9 क्या होता है, ठीक, तो रूल ऑफ 9 होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, ठीक, वो सरफेस एरिया में डिवाइडेड होता है, तो जो हमारा अपर लिम्स होता है वो 9% होता है, हेड और नेक होता है वो भी 9% होता है, जो हमारा ट्रंक होता है वो 36% होता है, जेनेटिलिया होता है 1% होता है, और लोअर लिम्स होता है वो 18% होता है, ठीक, तो टोटल 100% होता है। तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो हमारा रूल ऑफ 9 होता है वो दिया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद होता है डॉन्स फार्मूला, ठीक, तो डॉन्स फार्मूला क्या बताता है, तो जो हमारा डॉन्स फार्मूला होता है वो फीटस का वेट बताता है, ठीक है, भार बताता है डॉन्स फार्मूला, ठीक है। आयरन सप्लीमेंट इन द हेल्दी टर्म ब्रीस्ट फीड बेबी शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ, ठीक है, तो हमारे जो ब्रीस्ट फीडिंग बेबी होता है उसमें जो आयरन सप्लीमेंट होता है वो कौन सी एज पे
स्टार्ट किया जाता है, तो उसका आंसर होता है 6 वीक, ठीक है, डायरेक्ट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर द लो बर्थ वेट, ठीक है। तो जो हमारा लो बर्थ वेट होता है उसका करेक्ट क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, ओवर ऑल बेबी वेट एट द बर्थ लेस देन 2.5 kg, ठीक है। तो लो बर्थ वेट क्या होता है कि अगर बेबी का वेट अगर 2.5 kg से कम है तो उसको क्या कहते हैं, लो बर्थ वेट, ठीक है। उसका साइज ऑफ सक्शन कैथेटर यूज्ड इन नियोनेट फॉर द ओरल नजर सक्शन इज, ठीक है। तो जो हमारा सक्शन कैथेटर होता है उसका साइज होता है 8 FR, ठीक। FR मतलब कि फ्रेंच कैथेटर, ठीक है, FR मतलब कि फ्रेंच कैथेटर, ठीक। उसके बाद द बेस्ट साइट टू डिमॉन्स्ट्रेट द कैपिलरी फिलिंग इन द इन्फेंट, तो जो हमारा बेस्ट साइज होता है कैपिलरी फिलिंग होता है इन्फेंट में वो होता है नील बेड, ठीक। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस, ठीक है। तो पेल्विस के भी प्रेगनेंसी में कई सारे साइज़ होते हैं, ठीक है, कई सारे शेप होते हैं। एक होता है गाइनिकॉइड्स, ठीक है, गाइनिकॉइड्स होता है। दूसरा होता है प्लेटीपेलॉइड्स, ठीक है, गाइनिकॉइड्स, प्लेटीपेलॉइड्स, एंड्रॉइड्स, ऑर्थोपॉइड्स, ठीक है। तो कई सारे जो पेल्विस के शेप एंड साइज होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट पेल्विस का शेप और साइज़ होता है वो होता है गाइनिकॉइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वाइडनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, इसलिए ये बर्थ में बहुत ही आसानी होता है, इसलिए इसको कहते हैं गाइनिकॉइड सबसे बेस्ट होता है। द फीलिंग ऑफ चाइल्ड्स मूवमेंट बाय द मदर इज कॉल्ड, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी के टाइम में जब जो चाइल्ड होता है वो वूम के अंदर होता है, ठीक है, तो वो मूव करता है, ठीक, तो उसको मदर फील भी कर सकती है, ठीक। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्विकनिंग, ठीक है, क्विकनिंग कहते हैं, ठीक। उसके बाद द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इन द रिलेशन टू द वेजाइना इज कॉल्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस इन रिलेशन टू वेजाइना इज कॉल्ड एंटी फ्लेक्शन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंटी फ्लेक्शन, ठीक। देखो हम लोग कई सारे फ्लेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। तो उसको हम लोग जैसे कि हमारा ये जो पैर है, ठीक, पैर की जो एंकल है, ठीक, और मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स और टार्सल हैं, उसको जो हम अगर हम उसको पैर के ऊपर लाएंगे, ठीक, अगर हम उसको ऊपर मूव करेंगे तो उसको कहते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन, ठीक। जैसे ये हमारा मान लो पैर है, ठीक, अगर हम इसको ऊपर मूव करेंगे तो उसको कहेंगे डॉर्सीफ्लेक्शन। अगर हम इसको नॉर्मल पोजीशन से न्यूट्रल मूव करेंगे तो उसको कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक। तो ऐसे ही यूट्रस का भी मूवमेंट होता है, ठीक। अब वो जो फॉरवर्ड मूव करता है उसको कहते हैं एंटी फ्लेक्शन, ठीक। तो आंसर होगा पहला, ठीक। उसके बाद होता है जैकोमर साइन इज नोन एज, ठीक। तो जो हमारा जैकोमर साइन उसको क्या कहते हैं चैडविक साइन, ठीक है। तो जैकोमर साइन को हम लोग चैडविक साइन कहते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक ऑफ जेस्टेशन डज द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ द जिफी स्टर्नम, ठीक है। तो कौन से वीक में जो यूट्रस होता है वो जिफी स्टर्नम के लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक। तो जो हमारा 36वां वीक होता है लास्ट में वो हमारा उसके पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक, 1 मिनट, ठीक। तो हमारा फोर्सेप्स शुड नॉट बी यूज्ड इन ट्विन डिलीवरी, हाइड्रोसेफेलस, पोस्ट मैच्योरिटी, आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच। तो देखो फोर्सेप को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक, किसमें किसमें नहीं कर सकते। ट्विन डिलीवरी में फोर्सेप का यूज़ आराम से कर सकते हो। हाइड्रोसेफेलस यानी कि ब्रेन में लिक्विड ज़्यादा हो जाए, फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, पानी हो जाए, उसको कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। उसमें ब्रेन का क्योंकि कंडीशन है इसलिए हम लोग फोर्सेप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक। आंसर क्या होगा हाइड्रोसेफेलस। बीच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। तो हम लोग याद करेंगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उससे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसको याद करेंगे फ्लैट, FLAT, फ्लैट पिग। तो जो पिग होता है वो फ्लैट होता है, आगे वाला जो पिग होता है, पिग का जो आगे वाला पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है, ठीक। तो F से FSH, L से LH, A से ACTH, T से TSH, थायरोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, P से PL, प्रोलैक्टिन, ठीक है, I, उसके बाद GH। तो इसमें जो आई होता है इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक, क्योंकि आगे से टोटल 6 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, ठीक। तो आई को छोड़ो, ठीक। तो फ्लैट पिग या फिर फ्लैट PG, ठीक है। तो जिस PG में हम लोग रहते हैं वो फ्लैट है, तो कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH, ठीक है, एंडोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, तो ये होता है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उससे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक। तो जो पोस्टीरियर यानी कि पाँव यानी कि लेग, ठीक, तो PAO, P से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, A से ADH जिसकी दूसरा नाम ADH को वैसोप्रेशन कहते हैं, O से ऑक्सीटोसिन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी
से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें लग रहा आंसर मिल गया आपको कि क्या होगा, प्रोलैक्टिन, ठीक। विच पोजीशन इज मोस्ट रिकमेंडेड फॉर द रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक। तो रेक्टम का जब एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि पाइल्स वाइल्स हो जाता है, ठीक है, तो सबसे बढ़िया कौन सा पोजीशन होता है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे, एक होता है लिथोटोमी पोजीशन, एक होता है डॉर्सल रेक्टम पोजीशन, एक होता है सिम्स पोजीशन, एक होता है प्रोन पोजीशन, ठीक। तो इसका आंसर होगा सिम्स पोजीशन, ठीक है। सिम्स पोजीशन सबसे आइडियल पोजीशन होता है रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक। विच इज़ गिवन इन द डेप्थ ऑफ द मसल बाई जेड टेक्निक, ठीक है। तो जेड टेक्निक के लिए मसल के डेप्थ तक कौन सा चीज़ दिया जाता है, ठीक है, कौन सा मिनरल्स विटामिन कौन सा क्या दिया जाता है, ठीक। तो मसल में दिया जाता है, ठीक है, वो भी जेड टेक्निक से दिया जाता है, ठीक। तो उसमें क्या दिया जाता है, आयरन, ठीक है। तो विच प्रिपरेशन इज गिवन इन द डेप्थ ऑफ द मसल, ठीक है, वो कौन सा प्रिपरेशन होता है, आयरन जेड टेक्निक के द्वारा। जो फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाई वायरस, ठीक। तो जो पोलियो होता है वो भी वायरस से ही कॉज होता है, चिकन पॉक्स ये भी वायरस से ही कॉज होता है, एड्स ये तो वायरस से कॉज होता है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस ये किस होता है, बैक्टीरियम से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। कीपिंग द मेडिसिन इन द इंटरनल कैविटी ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड, ठीक है। तो मेडिसिन को इंटरनल कैविटी ऑफ द बॉडी लिक्विड फॉर्म में रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक। तो उसको कहते हैं इंस्टिलेशन, क्या कहते हैं, इंस्टिलेशन, ठीक, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, नोसोकोमियल इन्फेक्शन आर आल्सो नोन एज, जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हम लोग मिलता है उसको कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स कॉसेस टिटैनी डिजीज, ठीक है। तो जो हमारा टिटैनी डिजीज होता है उसमें कैल्शियम का अमाउंट चेंज होता है, ठीक। तो इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर मैग्नीशियमिया। तो ये तो देखो मैग्नीशियम ये भी कट गया, नाइट्रीमिया, ठीक, ये भी कट गया, सोडियम भी कट गया, नाइट्रीमिया मतलब सोडियम। अब हाइपोकैल्सीमिया बचा है और हाइपर कैल्सीमिया, ठीक। तो जब कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी मसल में तो क्या हो जाता है, टिटैनी हो जाता है, यानी कि हाइपो मतलब कैल्शियम, हाइपो मतलब कम, कैल्शियम मतलब कैल्शियम। एट व्हाट स्टेज ऑफ द लेबर इज एपिसियोटोमी यूजली डन, ठीक है। तो जो एपिसियोटोमी होता है या फिर उसको कहते हैं एप्सियोटोमी होता है, ठीक है, उसको कब करते हैं, कौन से स्टेज पे करते हैं। तो एप्सियोटोमी का दूसरा नाम भी होता है पेरिनियोटोमी, ठीक है, पेरिनियोटोमी। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा पेरिनियम होता है, ठीक, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल होता है, ठीक, वहाँ पे हल्का सा इंसिजन सर्जिकल कट मारा जाता है, ठीक है। और ये कब किया जाता है, सेकंड स्टेज, ठीक है, जो जब हमारा लेबर होता है, लेबर के सेकंड स्टेज में किया जाता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर, ठीक, सेकंड स्टेज। विच हार्मोन नेसेसरी फॉर द पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट में एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। तो एससीजी जो प्रेगनेंसी के लिए सबसे मस्त बढ़िया है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद इन एन इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज, ठीक है, इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग, ठीक है। तो पहला टर्म है पॉलीमेनोरिया, ठीक है। पॉलीमेनोरिया मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है कि जब मेंस्ट्रुअल पीरियड नॉर्मल होता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, उस केस में क्या होता है, यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड होता है वो 28 जनवरी होता है तो उससे कम होता है, यानी कि 21 दिन के पहले ही हो जाता है, उसको कहते हैं पॉलीमेनोरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम तो नॉर्मल होता है जो निकलता है, लेकिन जो पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है वो कम हो जाता है, ठीक। दूसरा होता है ओलिगोमेनोरिया, ठीक। तो ओलिगो मतलब कि कम, मेनोरिया मतलब कि मेंसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पीरियड्स होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होता है, ठीक, वो क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट हो जाता है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको कहते हैं ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। उसके बाद है मेनोरेजिया, ठीक है। मेनोरेजिया मतलब होता है जब पीरियड्स बहुत ज़्यादा ही हैवी हो जाए, उसको कहते हैं मेनोरेजिया। उसके बाद होता है मेट्रोरेजिया, ठीक। तो मेट्रोरेजिया मतलब होता है कि जब तुम्हारा पीरियड्स इरेगुलर हो जाए और एसाइक्लिक ब्लीडिंग हो जाए, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन, ठीक। तो फॉलिक एसिड को क्या कहते हैं, विटामिन B9, ठीक। निकोटिनिक एसिड को क्या कहते हैं, विटामिन B3। एस्कॉर्बिक एसिड को क्या कहते हैं, विटामिन C। लैक्टिक एसिड कोई विटामिन नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, लैक्टिक एसिड। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैट, ठीक है। तो फैट के लिए हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना होगा, ठीक, ठीक है।
फैट, तो पहला ऑप्शन है दे आर हीट रेगुलेटर्स, सही बात है। दे प्रोवाइड लेस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, गलत बात है, ठीक। फैट भी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड CHO, ये भी सही बात है, ठीक है। उसके बाद टुगेदर विद प्रोटीन दे फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन, सही बात है, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन से ही हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता है। तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन पूछा है, तो रॉन्ग ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड वन, ठीक है, 75 का बी। उसके बाद 76, सेक्स एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस एज प्राइमरी स्टेज थ्रू, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज को सेक्स एजुकेशन कैसे मिलता है, पहला टू सेपरेट सब्जेक्ट, नॉलेज अबाउट द हाइजीन, इंटीग्रेशन विद फिजिकल एजुकेशन, लेसन ऑन नेचर स्टडी, ठीक है। प्राइमरी स्केल पे जो हमारा होता है वो ऑप्शन होगा सी, इंटीग्रेशन विद द फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो कवर्स होता है वो कौन कौन से एज ऑफ चिल्ड्रन के लिए कवर करता है, ठीक। तो वो 0 से 5 साल के बच्चों के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम था। फैट इज स्टोर्ड इन, तो फैट जो हमारा होता है कौन से टिश्यू में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में, ठीक। और ऑरेंज इज द मेजर सोर्स ऑफ, ऑरेंज में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे छोटा इकाई होता है एमाइनो एसिड, ठीक है। कई सारे अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन का चेन बनाते हैं, ठीक। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक अंडर, ठीक है। तो जो हमारा कंपोनेंट्स होता है, ठीक, वो अंडर 5 क्लिनिक इंक्लूड्स, तो अंडर 5 क्लिनिक में क्या क्या इंक्लूड करता है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे, तो 5 क्लिनिक में तो सबसे पहले होता है केयर ऑफ इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है, प्रिवेंटिव केयर, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन। तो फैमिली प्लानिंग में होता है टाइमली फिजिकल एग्जामिनेशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक। तो इसमें देखो 5 क्लिनिकल इंक्लूड्स में क्या क्या होता है, वैक्सीनेशन ये भी होता है, न्यूट्रिशन सर्वे ये भी, ORS थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी और ऑल ऑफ दिस, ठीक। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब हमारा होता है 168 का है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाई, तो सबसे पहला मलेरिया प्लाज्मोडियम से कॉज होता है, ठीक है। उसके बाद तो हमारा आंसर क्या होगा, ये प्लस होगा 1 होगा, ठीक। द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर, तो लंग कैंसर का जो मेन कॉज होता है वो स्मोकिंग ही होता है, ठीक है। क्योंकि लंग्स जब स्मोकिंग करते हैं तो जो स्मोक होता है वो हमारे लंग्स में डायरेक्ट जाता है, ठीक है, और वहाँ पे ब्लैक कलर का लेयर जमा कर देता है, ठीक है। उसको कहते हैं, उसको धीरे धीरे वो क्या करता है, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं लंग कैंसर, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियोस एंड फॉर फर्दर MCQ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू।